प्यारे बच्चों, आज क्लास 12th का इकोनॉमिक्स विषय का वीकली टेस्ट था। आप लोगों ने अच्छा किया होगा। आप लोगों ने कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर व्याख्या के साथ बताने वाला हूं। आप लोग अपना मिलान कर लें और नंबर को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलते रहेगी यदि आप हमारे सदस्य बन जाते हैं। तो इस परिवार से आप जुड़ने के बाद आप इससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण क्या है। उत्पत्ति ह्रास नियम मतलब किसी भी चीज़ का यदि उत्पादन करते हैं तो एक सीमा तक उत्पादन क्या बढ़ता है और उसके बाद स्थिर होता है और उसके बाद घटने लगता है, जिसको हम लोग उत्पत्ति ह्रास नियम कहते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है, तो साधनों की सीमितता और साधनों का अपूर्ण स्थानापन्न होना, ये दोनों कारण है। इसीलिए आपका पहला का हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। दूसरा क्वेश्चन है, अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्न में से किस नियम द्वारा की जाती है। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन का जहाँ जिक्र हुआ वहाँ जान जाना है परिवर्तनशील अनुपात का नियम होगा। तो यहाँ पर आपका दूसरा का हो जाएगा बी, परिवर्तनशील अनुपात का नियम। और यदि यहाँ पर दीर्घकालीन उत्पादन फलन पूछता तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन जो होता है वो पैमाने का प्रतिफल होता है। तो यहाँ दीर्घकालीन उत्पादन फलन पैमाने का प्रतिफल है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में आपका है अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा परिवर्तनशील अनुपात का नियम, दूसरा का बी। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्पादन फलन को व्यक्त करता है। तो उत्पादन फलन मतलब उत्पादन फलन क्या है, तो उत्पादन और साधनों के संबंध को बताता है। मतलब Q हो गया उत्पादन, F हो गया फलन और ABCD हो गया साधन। तो उत्पादन और साधन के बीच जो फलनात्मक संबंध होता है उसी को हम लोग कहते हैं उत्पादन फलन। तो ये है आपका बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आपका तीसरा का बी करेक्ट है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, जब उत्पादन के सभी साधनों में एक ही अनुपात में वृद्धि करने पर उत्पादन में उससे अधिक अनुपात में वृद्धि हो तो इसे क्या कहेंगे। तो एक साधन के अनुपात में जिस अनुपात में वृद्धि होगी उत्पादन उससे यदि अधिक होगा तो इसको हम लोग वृद्धिमान पैमाने का प्रतिफल मतलब वृद्धिमान पैमाने का प्रतिफल कहेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा चौथा का सी, वृद्धिमान पैमाने का प्रतिफल। निम्न में से कौन स्थिर लागत नहीं है। तो स्थिर लागत नहीं है तो बीमे का प्रीमियम मतलब होता है जैसे आपने LIC करा रखा है तो LIC में जो आपको किस्त देना पड़ेगा वो आपका बंधा हुआ रहेगा, स्थिर रहेगा कि आपको 2,000 रुपया प्रत्येक महीना देना है या 6 महीना पर देना है। तो ये आपका बंधा हुआ रहेगा मतलब स्थिर रहेगा। ब्याज, यदि आप किसी से उधार लेते हैं तो आपका ब्याज फिक्स कर देगा कि प्रत्येक महीना के 1 तारीख को हमको इतना पैसा चाहिए। तो ये भी एक तरह से स्थिर लागत है। फिर है फैक्ट्री का किराया। फैक्ट्री की जगह यदि मान लीजिए आप किसी के घर में किराए के दौर पर रहते हैं किराएदार बनकर, तो वहाँ पर बोलता है आपको 4,000 किराया देना है। तो वो भी क्या होता है, फिक्स रहता है कि ये प्रत्येक महीना लगने पर हमको 4,000 उसको देना पड़ता है। तो ये बीमे की प्रीमियम, ब्याज और फैक्ट्री का किराया ये सब स्थिर लागत है। तो यहाँ बोल रहा है कि स्थिर लागत नहीं है, तो कच्चे माल की लागत जो है वो स्थिर लागत नहीं है, क्योंकि ये उत्पादन के हिसाब से घटते बढ़ते रहेगा। इसलिए आपका पाँचवा का हो जाएगा सी। छठा है, निम्न में से कौन औसत परिवर्तनशील लागत ABC को प्रदर्शित करता है। तो ABC का फॉर्मूला होता है ABC बराबर होता है TVC/Q। मतलब कुल परिवर्तनशील लागत को उत्पादित मात्रा से भागा लगा देंगे तो औसत परिवर्तनशील लागत बन जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। और यहाँ पर जो सी लिखा हुआ है वो टाइपिंग एरर है या बाय मिस्टेक लिखा गया है। आपका सही आंसर जो होगा वो TVC/Q होगा, मतलब बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। सातवां है, औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि औसत लागत का वक्र का आकार आपका U आकार का होता है। तो यहाँ पर U आकार कहाँ पर है, ए ऑप्शन में। तो सातवां का हो जाएगा ए, U आकार। आठवां है, निम्न में से कौन सही है। तो MR का फॉर्मूला क्या होता है, तो डेल्टा TR/डेल्टा Q होता है। यहाँ पर है MR बराबर TR/Q। ये TR/Q किसका फॉर्मूला है, तो ये आपका AR का फॉर्मूला होता है।
फिर है एम आर बराबर डेल्टा क्यू बटा पी, ये नहीं हो सकता है। और डेल्टा ए आर बटा क्यू, ये भी नहीं हो सकता है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, एम आर बराबर डेल्टा टी आर बटा डेल्टा क्यू, तो 8वां का ए हो जाएगा। 9वां है एक फर्म के संतुलन के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी आवश्यक है। तो संतुलन के दो शर्त होते हैं, पहला आवश्यक शर्त और दूसरा पर्याप्त शर्त। एम आर बराबर एम सी को हम लोग आवश्यक शर्त कहते हैं, और एम सी वक्र एम आर वक्र को नीचे से काटे, ये इसको हम लोग पर्याप्त शर्त कहते हैं। दोनों शर्त जब एक साथ पूरा होता है तभी फर्म का संतुलन होता है, इसीलिए आपका सी ऑप्शन जो है ए और बी दोनों, ये आपका करेक्ट है। 9वां का हो जाएगा सी। 10वां है पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं ही उत्पन्न कर लेती है, यह कथन किसका है। तो ये कथन आपका जेबी से का है। पूर्ति स्वयं अपनी मांग का सृजन करती है या उत्पन्न करती है, ये जेबी से का कथन है। पूर्ति के नियम को निम्न में से कौन सा फलन प्रदर्शित करता है। तो पूर्ति जो है वो किस पे से प्रभावित होती है, तो मूल्य से प्रभावित होती है। मांग भी क्या होती है, तो मूल्य से प्रभावित होती है। मतलब मूल्य बढ़ता है तो पूर्ति भी बढ़ता है, मूल्य घटता है तो पूर्ति भी घटता है। तो मूल्य और पूर्ति के बीच जो फलनात्मक संबंध है उसको हम लोग पूर्ति का फलन कहते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ कहाँ लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में, एस बराबर फंक्शन ऑफ पी। तो यहाँ पर आपका 11 का जो है बी हो जाएगा, एस बराबर फंक्शन ऑफ पी। 12 है यदि किसी वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि हो परंतु पूर्ति में केवल 10% की वृद्धि हो तो ऐसी वस्तु की पूर्ति होगी। तो ऐसी वस्तु की पूर्ति जो होगी वो हो जाएगा आपका सापेक्षिक बेरोजगार। सापेक्षिक बेरोजगार उसको कहते हैं कि मूल्य में जिस हिसाब से परिवर्तन होता है उससे कम अनुपात में यदि मात्रा में परिवर्तन हो तो उसको हम लोग सापेक्षिक बेरोजगार कहते हैं। यहाँ पर लोचदार मतलब और बेरोजगार को जानना है। लोचदार मतलब होता है कि मूल्य में परिवर्तन का प्रभाव यदि मांग पर पड़ता है, मतलब मूल्य बढ़ गया तो मांग घट गया, मूल्य घट गया तो मांग बढ़ गया। तो मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप मांग मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन होगा उसको हम लोग लोचदार कहेंगे कि मूल्य के बढ़ने से मांग भी बढ़ रहा है चाहे घट रहा है, माने परिवर्तित हो रहा है, तो इसको हम लोग लोचदार कहेंगे। और मूल्य बढ़ गया चाहे घट गया, मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब वैसी स्थिति में हम उसको बेलोचदार कहते हैं। मतलब मूल्य का मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, मांग पर हो चाहे पूर्ति पर हो, जब प्रभाव ना पड़े मूल्य का तो उसको हम लोग बेलोचदार कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन जो है वो कहता है कि कीमत 40% और पूर्ति में केवल 10% की वृद्धि हुई है, तो बहुत कम हो रहा है, तो इसको हम लोग सापेक्षिक बेरोजगार कहेंगे। मतलब यहाँ पर 12 का सी हो जाएगा, सापेक्षिक बेरोजगार। 13 है पूर्ति की लोच की माप निम्न में से किस सूत्र से ज्ञात की जा सकती है। तो यहाँ पर इसका जो है ये हो जाएगा डेल्टा क्यू बटा गुना पी बटा डेल्टा पी, ये आपका ए करेक्ट आंसर है। तो 13 का आपका ए हो जाएगा। 14 है पूर्ण प्रतियोगिता में निम्न में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर है फर्म कीमत प्राप्त करता होती है, मतलब जो कीमत निर्धारण करता है वो फर्म नहीं करता है, ये उद्योग करता है, और जो उद्योग निर्धारित करेगा उसी को फर्म को स्वीकार करना पड़ेगा, इसलिए पहला सही है कथन। दूसरा है फर्म का मांग वक्र पूर्णतया लोचदार होती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में मांग वक्र इस तरह होता है जो एक्स अक्ष के समानांतर होता है, तो ये क्या है, इसको हम लोग पूर्णतया लोचदार कहते हैं, तो ये भी कथन सही है। तीसरा है औसत आगम एवं सीमांत आगम बराबर होते हैं। तो ये है आपका औसत आगम, यही है आपका सीमांत आगम, यही है आपका मूल्य, यही है आपका डिमांड, सब आपस में बराबर होते हैं, तो सी कथन भी सही है। तो यहाँ तीनों कथन सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, मतलब डी ऑप्शन, 14 का डी हो जाएगा। 15 है पूर्ति में कमी के क्या कारण हो सकते हैं। तो इसका मतलब पूर्ति कब कम हो सकता है, तो कब होगा, तो उत्पादन लागत में वृद्धि, जब लागत आपका बढ़ रहा है तो वैसी स्थिति में पूर्ति कम हो सकती है। और दूसरा है उद्योगों में फर्मों की संख्या में कमी, यदि फर्म जो उत्पादन करते हैं उनकी संख्या अगर घटने लगी, फर्म घटने लगे तो भी आपका पूर्ति कम होने लगेगा। तो ये दोनों कारण सटीक है, तो आपका सी ऑप्शन जो है ए और बी दोनों, ये आपका सी ऑप्शन सही है। 16 है मौद्रिक लागत में निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है। तो सामान्य लाभ
स्पष्ट लागतें और अस्पष्ट लागतें तीनों सम्मिलित किया जाता है, इसलिए आपका डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, ये करेक्ट है। तो बच्चों जब आप एग्ज़ाम लिखते हैं तो एग्ज़ाम में आपको केवल लिखना है पहला का ए, दूसरा का सी, तीसरा का बी, इस तरह से आपको आंसर देना है, या ना कि यहाँ पर पूरा हम डिटेल लिखने लगे। यदि आपका सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, तो आपको केवल लिख देना है 15 का सी, ये नहीं लिखना है कि ए और बी दोनों, या ए का भी हम लिख दिए, बी का भी लिख दिए, या सी का भी लिख दिए, ऐसा नहीं करना है। ऐसा मैंने बहुत कॉपी में देखा है कि बच्चे ऐसे ही आंसर लिखते हैं, जो गलत तरीका है। आपको केवल ए और बी में ही आंसर देना है, जो आपका क्वेश्चन में शुरू में ही निर्देश में दिया रहता है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि सभी प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प ए बी सी डी का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। मतलब ए बी सी डी में ही उत्तर लिखना है, कि अगर आपका जैसे यहाँ पर पहला का कौन सही है, तो पहला का सी सही है, तो यहाँ पर लिखेंगे पहला का सी। दूसरा का कौन सही है, तो मान लीजिए दूसरा का बी सही है, तो दूसरा का बी लिख देंगे। तीसरा का कौन सही है, तो बी सही है, तो तीसरा का बी लिख देंगे। इस तरह हमको आंसर को देना है। तो बच्चों ये छोटी सी जानकारी थी। वीडियो उपयोगी है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और मित्रों को यह वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। बाय बाय।